9 साल की फातिमा ने जैसे ही पेजर उठाकर अपने फादर के हाथ में रखा, वो वही ब्लास्ट हो गई। लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, माउस, सबकी बैटरी निकालकर लोगों को भागना पड़ा और लेबानन एयरपोर्ट पर हल्ला स्टार्ट हो गया। CNN की रिपोर्ट आई कि यूएस को तो पहले से ही पता था इजराइल के ब्लास्ट के बारे में। ये सारा का सारा करा धराया इजराइल की A200 इंटेलिजेंस यूनिट का है। लेकिन वायनाड पुलिस तब हरकत में आई जब केरला के रिंसन होजे का नाम निकल कर आया कि उनकी कंपनी ने पेजर ब्लास्ट में 1.6 मिलियन यूरो। इन्होंने डॉक के अंदर बम प्लांट करके हिजबुल्लाह के कैंप में भेज दिया ताकि पूरा का पूरा कैंप जो है वो। ये इजरायली एजेंट कहीं और नहीं है, ये आपके हाथ में है। आपके मोबाइल फोन ही इजरायली एजेंट है। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर एक ऐसा अटैक किया था जो पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था और इसराइल भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। और फिर उसके तुरंत बाद इसराइल ने भी उसका बदला लेने के लिए एक लार्ज स्केल अटैक शुरू किया हमास के ऊपर। जैसे ही इसराइल ने अटैक करना चालू किया तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को इसराइल के नॉर्थ की तरफ लेबानन में बैठे हिजबुल्लाह, जो कि हमास की अलायंस है, उसने भी इसराइल पर अटैक करना स्टार्ट किया। और सबसे हेवी अटैक जो हिजबुल्लाह ने किया था वो शिबा फार्म्स, जो कि लेबानन और इसराइल के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां पे किया। बैक टू बैक रॉकेट लॉन्चर छोड़े और एयर स्ट्राइक वगैरह की। देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो ईरान बैड शियाइट ग्रुप है। ये लेबानन के सदर्न पार्ट जो है वहां पर इसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों विंग्स इसने बना रखी है। तो 8 अक्टूबर 2023 को जब हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर बैक टू बैक अटैक किया तो इसराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई। कहने का मतलब है कि 7 अक्टूबर वाले इंसिडेंट के बाद 2 दिन के अंदर इसराइल अपने नॉर्थ और साउथ रीजन में एक 2 फ्रंट वॉर में घुस चुका था, जहां पे एक तरफ वो हमास से लड़ रहा था और दूसरी तरफ वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा था। हिजबुल्लाह जब अटैक करने आया था इसराइल के ऊपर तो कितनी प्रिपरेशन के साथ आया था, इसका अंदाजा इसराइल को 3 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को हुआ। इस दिन हिजबुल्लाह ने एक प्लान तरीके से लेबानन में बैठकर इसराइल के नॉर्दर्न रीजन में हेवी आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से अटैक चालू कर दिया। और जब ये लड़ाई चल रही थी इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, तो सेम वीक में ये खबर आने लगी कि हिजबुल्लाह के 20 मिलिटेंट पैराग्लाइडर्स का यूज करके नॉर्दर्न इसराइल में घुसने वाले हैं। और जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इसराइल के अंदर, सेम वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है और इस बार इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट में होगी। और जब ये खबर सर्कुलेट होना चालू हुई तो इसराइल के पूरे नॉर्दर्न रीजन में अलार्म बजने लगे। इजरायली फोर्सेस ने आम जनता से कहा कि आप लोग शेल्टर ले लो। और फिर इस अनाउंसमेंट के बाद करीब 24 to 48 आवर्स के बाद इसराइल की आर्मी ने यह बताया कि ये फॉल्स अलार्म था, जो कि ह्यूमन एरर की वजह से बजा था। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही नहीं थी और कंसर्न की कोई बात नहीं। जो इजरायली सिटीजन थे जो इसराइल के नॉर्दर्न एरिया में रहते थे यानी कि लेबानन के बॉर्डर के पास में रह रहे थे, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि हमास ने किस तरीके से इसराइल में घुसकर मारकाट मचाई थी। और सेम टाइम पे हिजबुल्लाह जो था वो काफी हेवी अटैक कर रहा था। तो इसराइल के नॉर्दर्न एरिया में जो इजरायली सिटीजन्स थे वो डर गए और करीब 96,000 इजरायली जो थे वो लेबानन के बॉर्डर के पास यानी कि जो इसराइल के नॉर्दर्न एरिया में रह रहे थे वो एरिया छोड़कर यानी कि अपना घर वगैरह छोड़कर दूसरी तरफ आ गए। और जो लेबानन वाली साइड थी वहां पे भी जो सिविलियंस थे वो भी पीछे हट गए थे। अब जब ये चीज शुरू हुई तो नेतन्याहू के ऊपर अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि थोड़े दिन पहले इसराइल के साउथ में अटैक हुआ था, वहां से लोग भागे और अब नॉर्थ में भी अटैक की वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है कि एक इजरायली जो है, जो आम जनता है, वो अपने घर में नहीं रह पा रही है, उसको कैंप में रहना पड़ रहा। अब जब ये चीज शुरू हुई तो नेतन्याहू के ऊपर अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और ये बताया कि ये एक फेलियर है नेतन्याहू का। और जब ये बात बहुत ज्यादा उठने लगी तो नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया कि वो बहुत ही जल्द दोबारा से जो भी इजराइल हिजबुल्लाह जो साउथ लेबानन में बैठकर अटैक कर रहा था, इसने अपने लिए वहां पे 4 लेयर सिक्योरिटी बना रखी थी। पहला लेयर जो इन्होंने बनाया था वो टैक्टिकल डिफेंस का बनाया था, दूसरी लेयर में रॉकेट और मिसाइल्स की, तीसरी लेयर में कमांड एंड कंट्रोल और फोर्थ लेयर में मेन जो लीडर थे जो इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे वो रहते थे। तो इजराइल जो था इसी लड़ाई के बीच में क्या करने लगा था कि उसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके, ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इनके पास लेकिन पेगासस फेमस है, तो इसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके हिजबुल्लाह के जो लीडर थे जो फोन यूज करते थे उनको हैक करके उनकी लोकेशन और स्ट्रेटेजी वगैरह जो बनाते थे वो सब पता कर लेते थे, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता था इजराइल को। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई सारे ऐसे लीडर्स से जिनके मोबाइल अपने सॉफ्टवेयर से हैक करके
उनकी लोकेशन ट्रैक की और फिर गाइडेड मिसाइल्स यूज करके उनके ऊपर अटैक किया और उनको मार दिया। तो ऐसे करके कई सारे हिजबुल्लाह के लीडर्स थे जिनको इसराइल ने मारा, और हिजबुल्लाह किस स्ट्रैटेजी के साथ अटैक करेगा उसके बारे में भी इसराइल को पहले से पता रहता था। इनफैक्ट जो लीडर्स वॉर जोन में भी नहीं थे, दूर लेबानोन में या सीरिया में बैठकर प्लानिंग वगैरह करते थे, उनके ऊपर भी मिसाइल्स गिरने लगी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत हिजबुल्लाह के लिए तब शुरू हुई जब नवंबर 2023 में इसराइल ने हसन मोहम्मद इब्राहिम, अली रैफ और अली हसन इनकी लोकेशन पता करके इनको गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू मार गिराया। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शुरू होने लगती हैं। और फिर इसके बाद ईयर शुरू होता है 2024, और ये नया साल आते आते हिजबुल्लाह के लोगों को ये चीज रियलाइज होने लगी थी। और इन सब चीजों के पीछे जो मोबाइल है वो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर ऐसे थे, उनके ऊपर तब मिसाइल्स गिरी जब उन्होंने तुरंत मोबाइल यूज किया था। तो इसके बाद ये लोग ट्राई तो करते थे कि कम से कम मोबाइल यूज करें, इनफैक्ट ऑपरेशंस में भी जाए तो मोबाइल ना लेके जाए। लेकिन उसके बाद भी इसराइल ये जो ट्रैकिंग कर रहा था, ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ी शिद्दत बन गई थी, क्योंकि मोबाइल का यूज करने पे इसराइली जो थे उनको सब पता चल जा रहा था। और ना यूज करने में आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे करें, इसकी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये लोग धीरे धीरे फोन छोड़कर छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रहे थे, जैसे हैंड रिटन लेटर्स हो गए, पेजर वगैरह भी इन्होंने यूज करने शुरू किए थे। लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किए थे। बहुत ही कम लोग थे जो पेजर का यूज करके अपना काम चला रहे थे और कम्युनिकेट कर रहे थे। अब इसके बाद महीना शुरू होता है फरवरी 2024, और हिजबुल्लाह का जो लीडर है हसन नसरल्ला, ये टीवी पे आके सारे हिजबुल्लाह के लोगों को एक मैसेज भेजता है। इस मैसेज में आके ये कहता है कि आप पूछते हो ना कि इजरायली एजेंट कहां पे है, मैं आपको बताता हूं कि एजेंट ये फोन है जो आपके हाथ में है, आपकी वाइफ के हाथ में, आपके बच्चों के हाथ में। तो ये जो मैसेज आता है हिजबुल्लाह के लीडर की तरफ से, तो इसके बाद हिजबुल्लाह के जो भी मेंबर थे जो कभी कभी पेजर यूज करते थे और जरूरत पड़ने पर ही फोन का यूज करते थे, अब वो बहुत तेजी से फोन को पूरी तरीके से छोड़कर पेजर की तरफ शिफ्ट होने लगे। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा था कि जो मोबाइल होता है वो लोकल टावर से कनेक्टेड होता है। उस टावर पे अगर कोई कंट्रोल बना ले तो उस पूरे एरिया के फोन को ट्रैक किया जा सकता है, और मोबाइल में वाईफाई, जीपीएस, इंटरनेट, सिम कार्ड, IMEI नंबर से हर चीज ट्रैक करी जा सकती है। लेकिन पेजर जो होते हैं वो RF टेक्नोलॉजी यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे जो आम हमारे रेडियो होते हैं वो भी इसी RF टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो इस पेजर की लोकेशन जो होती है वो आप ट्रैक नहीं कर सकते। पेजर जो होता है इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। कुछ एडवांस्ड पेजर होते हैं जिनमें टू वे कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन जो आम तौर पे पेजर होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसमें सिर्फ मैसेज आ सकता है, आप रिसीव कर सकते हैं, आप मैसेज भेज नहीं सकते। तो इसमें करते क्या है कि 100, 200 या 1000 पेजर जो हो गए उनको एक आदमी किसी कंप्यूटर या सेंट्रलाइज्ड सर्विस का यूज करके बल्क में कोई मैसेज भेजना होता है, और तो वो भेज देता है और सबको वो मैसेज कन्वे हो जाता है। और यही रीजन है कि आज की डेट में भी जब इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे भी जिन लोगों को सिक्योरिटी का इशू होता है वो पेजर का यूज करते हैं। कई रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल्स में भी कभी कभी पेजर यूज होते हैं, जहां पे एक साथ स्टाफ जो होता है उनको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को देखकर हिजबुल्लाह ने भी डिसाइड किया कि वो पेजर का यूज करेंगे। बात तो काफी टाइम पहले से चल रही थी, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स जब मरने लगे और इनके लीडर ने भी आके टीवी पर बोल दिया, तो मार्च 2024 के स्टार्टिंग में पेजर मंगाने के लिए हिजबुल्लाह दुनिया भर में कंपनीज देखने लगा। इन्होंने डिसाइड किया था कि 5000 पेजर ऑर्डर करेंगे, और स्पेसिफिक मॉडल भी इन्होंने फिक्स किया था कि AR924 मॉडल जो है इसको ये यूज करेंगे। अब हिजबुल्लाह जब ये सारी चीज डिसाइड कर रहा था तो ये सारा इंटेल जो होता है वो इसराइल के पास भी पहुंच जाता है कि हिजबुल्लाह जो कई सालों से पेजर पे शिफ्ट होना चाह रहा था, अब बुल्क में ऑर्डर करने के लिए कंपनीज ढूंढ रहा है,
और कई कंपनी से उन्होंने पेजर मंगवा भी लिए हैं। तो देखिए, इन सारी चीजों से निपटने के लिए इजराइल के अंदर एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम है A200। इसको AE200 नहीं कहते ये लोग, A200 कहते हैं। एक्चुअली इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो मोसाद है जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस, यानी कि इजराइल की बाउंड्री के बाहर जो देश है उनसे जो थ्रेट्स आते हैं उन पे काम करती है। दूसरी है शिन बेट, इसको शब्बा भी कहते हैं लोग। और ये जो हिजबुल्लाह का जो पेजर वाला टास्क था वह इसी यूनिट को असाइन किया गया। अब जब इस यूनिट को यह टास्क मिला तो इनको ये चीज पता थी कि हिजबुल्लाह अगर पेजर पर बल्क में शिफ्ट हो रहा है तो 1-2 पेजर से तो इनका काम चलेगा नहीं, बल्क में कई हजार पेजर चाहिए होंगे। तो यूनिट A200 ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनीज है जो पेजर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे गोल्ड अपोलो, मल्टीटोन इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिकेशन, स्विस फोन, इन सब में अपनी सेंध लगाना शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद इनके पास इंटर्न आता है कि जो गोल्ड अपोलो है, यहां से पहले भी हिजबुल्लाह ने पेजर मल्टीपल कंट्रीज से राउट करके लेबनान में मंगाए थे। दूसरी चीज, ये जो हिजबुल्लाह है इसको यूएस, जापान, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, इन्होंने आतंकी ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह भी जो है अपने ट्रांजैक्शन इन सारी कंट्रीज में अवॉइड करता है। और गोल्ड अपोलो जो थी वह ताइवान में थी, तो गोल्ड अपोलो जो थी वह परफेक्ट बैटरी थी पेजर मंगाने के लिए। इसलिए हिजबुल्लाह को ताइवान के अंदर ऑपरेट करने में ज्यादा आसानी है कंपेयर टू बाकी कंट्रीज जहां पर इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वह हिजबुल्लाह के ऊपर ट्रैक रखने की कोशिश कर रही है। तो अब इसके बाद इजराइल डिसाइड करता है कि कैसे भी करके गोल्ड अपोलो जो कंपनी है इसके अंदर अपने लिंक्स बनाए जाएं। लेकिन गोल्ड अपोलो जो है वह दुनिया की बहुत बड़ी पेजर कंपनी में आती है। इसमें ऐसे आसानी से घुसकर और सारी चीजें ट्रैक कर लेना इतना आसान नहीं है। तो इस चीज से निपटने के लिए जो इजराइल की यूनिट 8200 थी उसने एक अलग रास्ता चुना। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स रहती है वह अलग अलग कंट्रीज में पहले से ही अलग अलग डोमेन के अंदर कंपनीज जो है वह रजिस्टर कराकर पहले से ही रखी रहती है, ताकि उनको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उनको नई कंपनीज ना बनानी पड़े, क्योंकि नई कंपनीज के ऊपर लोग डाउट करते हैं। तो पहले से ही इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट रहती है वह अलग अलग कंपनीज रजिस्टर कराकर रखे रहते हैं। तो फिर इसके बाद इजराइल ने हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में शेल कंपनीज बनाने का ट्राई किया। हंगरी को इसलिए इन्होंने सिलेक्ट किया क्योंकि हंगरी जो है वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है वो वैसे तो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन से ही फॉलो करते हैं लोग, लेकिन हंगरी जो है वह फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेड, इन सब चीजों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्रीज की ग्रोथ के लिए। वैसे भी आप देखोगे तो पूरे यूरोप के अंदर हंगरी जो है कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम लेता है इन्हीं सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए। तो अब इजराइल क्या करता है कि हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट की 14th डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ढूंढता है, कहते से 11-12 बुडापेस्ट। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इजराइल ने कंपनी सेटअप कर दी जिसका नाम इन्होंने रखा BSC कंसल्टिंग। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर इस कंपनी में एक लड़की थी क्रिस्टियाना बारसोनी, इसको इन्होंने CEO बनाया। लेकिन अभी भी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं आया है कि जो लड़की थी ये धोखे से इजराइल ने इसको CEO बनाया या फिर इजराइल के साथ एक्चुअल में ये मिली थी। लेकिन रॉयटर्स ने कुछ झूठ पकड़े हैं। BSC कंसल्टिंग की जो वेबसाइट है उसमें इन्होंने दिखाया कि क्रिस्टियाना जो है वो बोर्ड मेंबर है अर्थ चाइल्ड इंस्टीट्यूट की, लेकिन पता किया गया तो ये झूठ निकला। ऐसे ही क्रिस्टाना का जब रिज्यूमे निकाला गया तो उसमें भी झूठ पकड़ा गया। उसमें भी उन्होंने दिखाया कि वह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की प्रोजेक्ट मैनेजर है, जबकि ऐसा नहीं था। वह वहां पर प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर रही थी। तो अभी फिलहाल तो क्रिस्टाना को सब लोग रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन किसी की बात नहीं हो पाई है उनसे। अभी टोटल 2 लोगों का नाम आया जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। एक तो क्रिस्टियाना और दूसरे है इंडियन ओरिजिन के रिंसन होजे जो केरला से नॉर्वे माइग्रेट हो गए थे। इस पेजर की डील में इनका भी नाम आया कि इनकी जो कंपनी है नॉर्ता ग्लोबल लिमिटेड, इसके थ्रू इन पेजर्स के लिए
1.6 मिलियन यूरो पहुंचा है इजराइल को हेल्प करने के लिए, लेकिन की कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इंडिया के अंदर जो वायनाड पुलिस है उसने रिंसन होजे के बारे में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। तो अब यहां से इजराइल का प्लान ये था कि ये बीएससी कंपनी जो है इसको सेटअप करके इसको फ्रंट 30 बनाया जाएगा गोल्ड अपोलो से डील करने के लिए। अभी आएगा आगे की कैसे किया। और बीएससी कंपनी के अलावा 2 और शेल कंपनीज बनाई गई जिनका नाम, एड्रेस, उसके बारे में कोई भी चीज अभी तक पता नहीं चल पाई है। इन्हीं दोनों कंपनीज के लिए बोला जा रहा है कि ये कंपनी इजराइल के मास्टर प्लान का पार्ट थी। तो इजराइल ने जब ये फर्जी कंपनी बना ली थी तो ये फर्जी कंपनी बनाने के बाद इन्होंने जेन्युइन क्लाइंट्स बनाना स्टार्ट किया और पूरे एरिया के अंदर बल्क में पेजर सप्लाई करने का काम स्टार्ट किया। अब ये जो पेजर से इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर कर रहे थे या कहीं से लेकर आ रहे थे ये भी क्लियर नहीं है। इसमें जो पैसे की जरूरत पड़ रही थी उसमें करीब 1.6 मिलियन यूरो जो थे वो इजराइल ने पहले बुल्गारिया मंगवाए, उसके बाद हंगरी में पहुंचवाए। तो ये जो सारे ऑर्डर प्लेस किए थे हिजबुल्लाह ने बीएसी कंसल्टिंग के थ्रू। तो इसमें शॉन मोरहाउस एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी बॉम्ब डिफ्यूजल ऑफिसर थे। उनकी ये थ्योरी है कि जो नॉर्मल पेजर होते हैं इसमें ये 2 बैटरी लगी होती है जो पावर देते हैं पेजर को। ये यहाँ पर स्पीकर लगा होता है जो इनकमिंग बीप्स अलर्ट जो होते हैं वो सुनाता है। ये यहाँ पर वाइब्रेटर लगा होता है, इनके साइलेंट मोड में हो तो नोटिफिकेशन पता चल जाए। ये रेडियो एंटीना जो कि सिग्नल रिसीव करता है और ये माइक्रो प्रोसेसर जो सिग्नल को कन्वर्ट करके मैसेज रीडेबल बनाते हैं। ये जो पेजर के अंदर 2 बैटरी होती है, तो इनका कहना है कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो 2 आइडेंटिकल बैटरी है इसमें से एक बैटरी को रिप्लेस करके उसमें एक्सप्लोसिव भर दिया गया है। तो ये दूसरी बैटरी थी, उससे तो डिवाइस को पावर मिल रही थी, और एक जो बैटरी थी उसके अंदर इन्होंने एक्सप्लोसिव भर दिया और इसको एक चिप से जोड़ दिया। नॉर्मली अल्कलाइन AA बैटरी जो होती है उसका वेट 23 ग्राम होता है, लेकिन इन पेजर्स में जो बैटरी मिली उसमें से एक बैटरी का वेट जो था वो 20 ग्राम के आसपास था। तो इसको लेकर बोला जा रहा है कि इन बैटरीज में शायद एक्सप्लोसिव रखा गया होगा, और जो एक्सप्लोसिव यूज किए गए उसमें भी एक स्पेसिफिक एक्सप्लोसिव यूज किया गया, PETM। बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव को कोड ऑपरेशन में हमेशा एजेंसीज यूज करती है। ईयर 1996 में भी कुछ इसी तरीके से एक मोबाइल डिवाइस में एक्सप्लोसिव यूज करके हमास का एक ऑपरेटिव था याया, उसको मारा था मोसाद ने। और उसके थोड़ी देर बाद ही बैक टू बैक ये पेजर फटना स्टार्ट होते हैं। हजारों पेजर शॉप्स, मार्केट, घर, बस स्टैंड, हजारों की तादाद में फटना स्टार्ट हो जाते हैं। लेबनान के जो मेंबर्स थे उनके आसपास जो आम जनता थी वो भी घायल हुए, और सबसे ज्यादा लोग फातिमा के इंसिडेंट को लेकर गुस्सा हुए, क्योंकि 9 साल की फातिमा घर पर थी और जब वो पेजर रिंग करने लगा तो वो अपने फादर को देने गई और वहीं पर ब्लास्ट हो गया और उसकी जान चली जाती है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा लोग गुस्सा हुए। पूरे लेबनान के अंदर जो हॉस्पिटल थे वो भरना स्टार्ट हो गए। डॉक्टर्स की जो लीव थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई। लेबनान में लोग टीवी, लैपटॉप, फोन सबकी बैटरी निकालने लगे, फेंकने लगे। इनफैक्ट एयरपोर्ट के अंदर भी केओस शुरू हो गया कि कहीं प्लेन के अंदर ही बम ना फट जाए। एयरपोर्ट में भी लोग बैटरी वगैरह निकाल के फेंकने लगे। अब इसके नेक्स्ट डे यानी 18 सितंबर 2024 को क्या होता है, 4 लोग जो मर गए थे उनके जनाजे को लेकर लोग जा रहे थे, तो वहां पर आसपास वॉकी टॉकी थे। तो पता चला वॉकी टॉकी भी फटने स्टार्ट हो गए। थोड़ी देर बाद बेरूत के अंदर घर के ऊपर जो सोलर पैनल थे वो फटने स्टार्ट हो गए। अब लोग यहां से और ज्यादा डर गए कि अब नेक्स्ट क्या फटेगा। टीवी, टेबल, फ्रिज, हर एक चीज को लेकर लोग डरने लगे कि कब क्या फट जाए।
किसी को कोई आइडिया नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुश्तबा अमानी, ईरानियन एम्बेसडर टू लेबनान, इनके पास से भी पेजर निकल जाता है। वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। फिर इसको लेकर भी बोला जाने लगा कि हिजबुल्लाह के जो पेजर है ये ईरान के एम्बेसडर के पास क्या कर रहे हैं। अब जब ये वॉकी टॉकी फटने स्टार्ट हुए तो इनका भी पता लगाया जाने लगा कि ये हो क्यों रहा है। को पता चला कि ये आईकॉम कंपनी के ICF-24 वाले मॉडल हैं जो कि जापान की कंपनी बनाती है। तो इसको लेकर तुरंत जापान की कंपनी से भी स्टेटमेंट आ गया कि ये जो वॉकी टॉकी के मॉडल है हमने 2014 में ही बनाने बंद कर दिए थे। तो ये कैसे फट रहा है हमें भी कुछ आइडिया नहीं। अब जैसे ही इंसिडेंट होता है तो इसको लेकर अलग अलग थ्योरी आने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात थी कि रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी को दूर से बैठ के कैसे ट्रिगर किया गया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बात हो रही है जिस थ्योरी की, उसमें यह कहा गया है कि दूर से बैठे बैठे इन डिवाइस में एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा गया जिससे मेमोरी फुल हुई और जो चिप थी उसको पहले से ही उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग थी कि वो हीट करने लगेगी। तो बैटरी हीट करने की वजह से एक्सप्लोसिव जो था वो ब्लास्ट होने शुरू हो गया। ये एक थ्योरी बताई गई। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या ये पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कंट्री कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसने हिजबुल्लाह को जानबूझकर या गलती से या किसी भी केस में पेजर दिए हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह को मल्टीपल कंट्रीज ऑलरेडी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी है। तो वो जो कंट्री है और जो कंपनी है जो ये एक्सेप्ट करेगी उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट हिजबुल्लाह खुद भी ये चीज डिस्क्लोज नहीं करेगा कि उसने कहां से मंगाए थे ये पेजर, किस सीक्रेट चैनल का यूज करके डिवाइसेस मंगाए थे। और रही बात इजराइल की, तो इस पेजर अटैक के बारे में इजराइल ने ऑफिशियली कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बस एक इंडिकेशन दिया है। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है गैंट, इन्होंने कहा है कि वॉर का एक नया पीरियड शुरू हो रहा है और हम उसी चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा कुछ चल रहा है इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आने वाले टाइम में अब एक प्रॉपर वॉर होगी। तो दोस्तों ये थी पेजर अटैक की पूरी इनसाइड स्टोरी। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको वीडियो मिल जाए।